हेलो गाइस, अब हम करने वाले हैं चैप्टर नंबर 2 ऑफ हिस्ट्री, सोशलिज्म इन यूरोप एंड द रशियन रिवॉल्यूशन। सो ये चैप्टर बहुत इजी है। तो अभी हम करने वाले हैं इसका पार्ट 1, द एज ऑफ सोशल चेंज, टिल पेज नंबर 29, दैट इज एक्सरसाइज 1.4 ऑफ दिस चैप्टर. So let's start. The age of social change. In the previous chapter, you read about the powerful ideas of freedom and equality that circulated in Europe after the French Revolution. The French Revolution opened up the possibility of creating a dramatic change in the way in which society was structured. As you have read before, the 18th century society was broadly divided into estates and orders, and it was the aristocracy and church which controlled economic and social power. नाउ व्हाट इज सेड, हमने पिछले चैप्टर में ये पढ़ा था कि कैसे फ्रेंच रेवोल्यूशन स्टार्ट हुई. अब देखें, अब किसी कंट्री में अगर कोई रेवोल्यूशन या वॉर होती है तो दूसरी कंट्रीज़ पे उससे ज़रूर इफेक्ट होती है. तो ऐसे ही हुआ जब फ्रेंच रेवोल्यूशन के टाइम पे लोग फ्रीडम और इक्वालिटी की डिमांड कर रहे थे. ऐसे ही पूरे यूरोप में ये डिमांड फैलती गई और इससे स्टार्ट हुई थी रशियन रेवोल्यूशन. पहले सोसाइटी में क्या होता था, पहले सोसाइटी में एस्टेट्स, ऑर्डर्स, एरिस्टोक्रेसी, चर्च, इन सब का रूल होते थे. एस्टेट्स होते थे नोबिलिटी, क्लर्जी, देन थर्ड होते थे पेजेंट्स, ऑर्डर्स हाई क्लास, लो क्लास, एरिस्टोक्रेसी होती है किसी भी सोसाइटी की हाई क्लास, और चर्च, एरिस्टोक्रेसी और चर्च ये दोनों होते थे ये जो इकोनॉमिक और सोशल पावर कंट्रोल करते थे किसी भी कंट्री की. इकोनॉमिक होती है मनी रिलेटेड पावर, सोशल पावर होती है सोसाइटी रिलेटेड पावर. सडनली आफ्टर द रिवॉल्यूशन इट सीम्ड पॉसिबल टू चेंज दिस. अब ये रेवोल्यूशन, फ्रेंच रेवोल्यूशन होने के बाद ऐसा लगा कि अब ये जो एरिस्टोक्रेसी और चर्च जिनका अभी टाइम चल रहा है, जो अभी हमारे ऊपर रूल कर रही है, अब ऐसा लगने लगा कि रेवोल्यूशन के बाद शायद हमें फ्रीडम मिले, हमें भी इक्वालिटी मिले. इन मैनी पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड इंक्लूडिंग यूरोप एंड एशिया, न्यू आइडियाज़ अबाउट इंडिविजुअल राइट्स and who controls social power began to be discussed. अब कई जगहों पर वर्ल्ड में, जैसे यूरोप और एशिया, मेनली ये दो जगह है जहाँ पर लोग डिमांड करने लगे अपने राइट्स के, इंडिविजुअल राइट्स के. और ये डिमांड करने लगे कि कौन पावर कंट्रोल करे, कौन सोशल पावर कंट्रोल करेगा. ज़रूरी नहीं है सिर्फ चर्च ही कंट्रोल करे, कोई और भी तो कर सकता है, इंडिविजुअल्स कंट्रोल कर सकते हैं. इन इंडिया, राजा राम मोहन रॉय एंड डेरोजियो. सो राजा राम मोहन रॉय को आप जानते हैं सोशल रिफॉर्मर थे, और डेरोजियो भी एक सोशल रिफॉर्मर थे, साथ ही वो एक पोइट भी थे. डेरोजियो टॉक्ड ऑफ द सिग्निफिकेंस ऑफ फ्रेंच रेवोल्यूशन एंड मैनी अदर डिबेटेड द आइडियाज़ ऑफ पोस्ट रेवोल्यूशनरी यूरोप. अब वो सोचने लगे, इंडिया में सबसे ज़्यादा राजा राम मोहन रॉय और डेरोजियो ने इसके बारे में सोचा, डिबेट्स भी हुई कि हमें सोसाइटी को चेंज करना चाहिए या फिर जैसे पहले थी वैसे ही रखनी चाहिए. The developments in colonies in turn reshaped these ideas of societal change. अब इसमें कहा गया है जो कॉलोनीज़ में डेवलपमेंट्स हो रही थी अब वो सोसाइटी में चेंजेस ला रही थी. अब जैसे कॉलोनीज़ मीन्स जैसे एक जगह अगर चेंज हो रही है तो सोचते हैं लोग कि दूसरी जगह इसको भी हम थोड़ा चेंज कर ही लेते हैं. नॉट एवरी वन इन यूरोप. अब ये वाला पैराग्राफ बहुत इंपॉर्टेंट है, आप ध्यान से सुनना बिल्कुल. नॉट एवरी वन इन यूरोप however wanted a complete transformation of society. Responses varied from those who accepted some change was necessary but wished for a gradual shift to those who wanted to restructure society radically. Some were conservatives, some were liberals और radicals. अब कुछ लोग चाहते थे कि सोसाइटी पूरी तरह चेंज हो जाए, बिल्कुल चेंज हो जाए. अब कुछ लोग चाहते थे सोसाइटी ना चेंज हो, कुछ लोग चाहते थे सोसाइटी चेंज हो लेकिन धीरे धीरे चेंज हो और हमारा जो पास्ट है उसकी रिस्पेक्ट करते हुए चेंज हो. व्हाट डिड दीज टर्म्स रियली मीन इन द कंटेक्स्ट ऑफ द टाइम? व्हाट सेपरेटेड दीज स्ट्रैंड्स ऑफ पॉलिटिक्स एंड व्हाट लिंक्ड देम टुगेदर? वी मस्ट रिमेंबर दैट दीज टर्म्स डू नॉट मीन द सेम इन ऑल कंटेक्स्ट और एट ऑल टाइम्स. अब 1.1 में हम पढ़ेंगे लिबरल्स, रेडिकल्स और कंजर्वेटिव्स के बारे में. पहले हम इससे कवर कर लेते हैं. We will look briefly at some of the most important political traditions of 19th century and see how they influenced change. Then we will focus on one historical event in which there was an attempt at a radical transformation of society. Through the revolution in Russia, socialism became one of the most significant and powerful idea to shape society in the 20th century. अब इस पैराग्राफ में इतना ही बताया कि हम इस चैप्टर में क्या क्या पढ़ेंगे. चेंजेस के बारे में पढ़ेंगे, कैसे चेंजेस हुए, रेडिकल चेंजेस हुए या लिबरल चेंजेस हुए, या फिर कह सकते हैं सोशलिज्म कैसे आया यूरोप में. ये सब हम पढ़ेंगे इस चैप्टर में. लिबरल्स, रेडिकल्स एंड कंजर्वेटिव्स. नाउ
हु वर लिबरल्स, हु वर रेडिकल्स एंड कंजर्वेटिव्स। अब हम इसमें पढ़ेंगे। लिबरल्स, वन ऑफ द ग्रुप्स विच लुक टू चेंज सोसाइटी वर द लिबरल्स। अब लिबरल्स चाहते थे कि सोसाइटी चेंज हो। लिबरल्स वांटेड अ नेशन विच टॉलरेटेड ऑल रिलीजन्स। अब लिबरल्स चाहते थे कि एक ऐसा नेशन हो जहाँ पर सभी रिलीजन्स की रिस्पेक्ट की जाए। वी शुड रिमेंबर दैट एट दिस टाइम यूरोपियन स्टेट्स यूजुअली डिस्क्रिमिनेटेड इन फेवर ऑफ वन रिलीजन और अनदर। अब हमें याद रखना चाहिए कि उस टाइम पे सभी रिलीजन्स की रिस्पेक्ट नहीं होती थी। आजकल तो डेमोक्रेसी के कारण सभी रिलीजन्स की रिस्पेक्ट होती है, लेकिन पहले के टाइम में रिलीजन्स बिल्कुल भी रिस्पेक्ट नहीं चाहते थे। ऐसा माना जाता था कि जो रिलीजन्स सबसे ज़्यादा मेजॉरिटी में है उस कंट्री में, वही रिलीजन सबसे बड़ा माना जाता था। लाइक ब्रिटेन फेवर्ड द चर्च ऑफ इंग्लैंड, ऑस्ट्रिया एंड स्पेन फेवर्ड द कैथोलिक चर्च। सो लिबरल्स ऑल्सो अपोज द अनकंट्रोल्ड पावर ऑफ डायनेस्टिक रूलर्स। अब लिबरल्स ये नहीं चाहते थे कि जो डायनेस्टी रूल करे। जैसे एक राजा देन उसका बेटा हुआ वो रूलर बना, देन उसका बेटा हुआ वो रूलर बना। लिबरल्स नहीं चाहते थे कि ऐसा सिस्टम हो। Liberals also opposed the uncontrolled power of dynastic rulers. They wanted to safeguard the rights of individuals against governments. वो ये भी चाहते थे कि जो इंडिविजुअल्स हैं उनके खुद के राइट्स हो। जैसे अगर गवर्नमेंट कुछ गलत करती है और इंडिविजुअल्स आवाज़ उठाते हैं तो उनको भी अपने राइट्स मिले, कि गवर्नमेंट उन्हें कुछ कर ना सके, उन्हें जेल में बंद ना कर सके, और उनके पास भी अपने राइट होने चाहिए कि वो गवर्नमेंट का विरोध कर सके। They argued for a representative elected parliamentary government subjected to laws interpreted by a well-trained judiciary that was independent of rulers and officials. अब वो चाहते थे कि अब उनके खुद के रिप्रेजेंटेड वो इलेक्ट किए जाए, उनकी पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट इलेक्ट की जाए, और साथ में उनकी एक जुडिशरी का काम होता है लॉज को फॉलो कर रहे हैं यानी लोग, वो होते हैं, उसका होता है जुडिशरी का काम। तो वो चाहते हैं कि जुडिशरी भी आए और जिसमें रूलर्स और ऑफिशियल्स उन पर किसी का दबाव ना हो और जुडिशरी इंडिपेंडेंटली काम कर सके। हाउएवर दे वर नॉट डेमोक्रेट्स। लेकिन लिबरल्स चाहते थे कि उनके रिप्रेजेंटेटिव्स है वो इलेक्ट किए जाए, जुडिशरी होनी चाहिए, लेकिन वो डेमोक्रेट्स नहीं थे। इसका मतलब वो डेमोक्रेसी को बढ़ावा नहीं देते थे। वो नहीं चाहते थे कि यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज मीन्स द राइट टू वोट ये लागू किया जाए। वो चाहते थे कि जो राइट है वो सिर्फ उन्हीं लोगों को मिले, उन्हीं मेन को मिले जिनके पास प्रॉपर्टी है, एंड विमेन को वोटिंग राइट्स ना मिले। In contrast, radical wanted a nation in which government was based on majority of a country's population. अब रेडिकल्स चाहते थे कि जो उनकी नेशन है, उनका जो नेशन है उसमें जो गवर्नमेंट है जो रूल कर रही है, वो गवर्नमेंट सिर्फ कंट्री के पॉपुलेशन की मेजॉरिटी भी इलेक्ट की। मतलब अगर कहते हैं 100% पॉपुलेशन है कंट्री की, उसमें से अगर 50% से ऊपर एक गवर्नमेंट का कोई इलेक्ट करता है तो वही गवर्नमेंट उस टाइम पे रूल करेगी। इसे हम कहते हैं डेमोक्रेसी। मैनी सपोर्टेड वेमेन सफ्रेगेट मूवमेंट। रेडिकल्स चाहते थे कि वेमेन भी वोट करें। सफ्रेगेट मूवमेंट है राइट टू वोट ऑफ वेमेन। तो ये वेमेन ने चलाई थी सफ्रेगेट मूवमेंट, जिसमें उनको वोटिंग राइट चाहिए थे। Unlike liberals, they opposed the privileges of great land owners and wealthy factory owners. अब रेडिकल्स ये भी नहीं चाहते थे कि जो लैंड है वो सिर्फ लैंड ओनर्स और फैक्ट्री ओनर्स को मिले। वो चाहते थे कि जो लैंड है वो सबका हो, लैंड किसी के एक की प्राइवेट प्रॉपर्टी ना हो। They were not against the existence of private property but disliked concentration of properties in the hands of few. अब वो ये नहीं चाहते थे कि प्राइवेट प्रॉपर्टी, बिल्कुल वो उसके अगेंस्ट नहीं थे, बट वो ये भी नहीं चाहते थे कि जो लैंड है सिर्फ बड़े बड़े लोगों के पास हो, सिर्फ वेल्दी लोगों के पास हो, ऐसा नहीं चाहते थे। वो चाहते थे कि लैंड सबके पास हो, ताकि जिनके पास लैंड नहीं है वो फार्मिंग स्टार्ट कर सके, देन अपना लैंड वो खुद भी खरीद सके, वो ऐसा चाहते थे। Conservatives were opposed to radicals and liberals after the French Revolution. However, even conservatives had opened their minds to the need for change. अब कंजर्वेटिव्स थे वो रेडिकल्स और लिबरल्स दोनों के ही बिल्कुल अगेंस्ट थे। वो चाहते थे कि चेंजेस हो ही ना, बिल्कुल भी चेंजेस ना हो, उनको अपनी पुरानी सोसाइटी ही पसंद थी। After the French Revolution, however, even conservatives had opened their minds to the need for change. फ्रेंच रेवोल्यूशन के बाद कंजर्वेटिव्स को भी ऐसा लगा कि हाँ सोसाइटी चेंज होनी चाहिए, थोड़ी सी तो चेंज होनी चाहिए। अर्लियर इन द 18th century, conservatives had been generally opposed to the idea of change.
अब ये फ्रेंच रेवोल्यूशन जब 18th-19th सेंचुरी में हुई थी, तब तक तो कंजर्वेटिव चाहते थे कि नहीं, सोसाइटी चेंज नहीं होनी चाहिए, बट फ्रेंच रेवोल्यूशन जब ख़त्म हुई तब उनको लगा कि हाँ, चेंज होनी चाहिए. By the 19th century they accepted that some change was inevitable but believed inevitable यानी जिसको हम इग्नोर नहीं कर सकते हैं. अब वो कंजर्वेटिव चाहते थे कि हाँ, थोड़े चेंजेस तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है सोसाइटी में, लेकिन वो चाहते थे बट बिलीव्ड दैट द पास्ट हैड टू बी रिस्पेक्टेड एंड चेंज हैड टू बी ब्रोट अबाउट थ्रू अ स्लो प्रोसेस. अब वो चाहते थे कि जो चेंजेस है वो आए, लेकिन धीरे धीरे आए, और जो उनका पास्ट है, उनका जो कल्चर है, उसकी भी रिस्पेक्ट हो. Such differing ideas about societal change clashed during the social and political turmoil that followed the French Revolution. The various attempts at revolution and national transformation in the 19th century helped define both the limits and potential of these political tendencies. अब कहा गया है कि जो ये कुछ लोग चाहते थे चेंजेस आए, कुछ चाहते थे नहीं आए, कुछ चाहते थे कि आए, धीरे धीरे आए. तो ये जो अलग अलग आइडियाज़ थे, इनकी वजह से भी फाइट्स होने लगी थी. Now let's study about the industrial society and the social change. These political trends were signs of a new time. It was a time of profound social and economic changes. What is the meaning of profound? Profound means complete. अब 1.2 में हम पढ़ेंगे इंडस्ट्रियल सोसाइटी एंड द सोशल चेंजेस. 1.2 में पढ़ने वाले कि कैसे इंडस्ट्रीज चेंजेस हुई, इंडस्ट्रियलाइजेशन स्टार्ट हुआ, चेंजेस आने लगे सोसाइटी में धीरे धीरे. हम 1.2 में ये पढ़ेंगे. These political trends were signs of a new time. It was a time of profound social and economic change. It was a time when new cities came up and new industrialized regions developed. अब धीरे धीरे चेंजेस आ रहे थे एंड अब उस टाइम पे सिटीज़ डेवलप होने लगी. पहले तो बहुत सारे विलेजेस ही विलेजेस थे, अब न्यू सिटीज़ भी आने लगी एंड इंडस्ट्रियलाइजेशन स्टार्ट हुआ, यानी कि इंडस्ट्रीज़ भी बढ़ने लगी. इंडस्ट्रीज़ बढ़ेगी तो वर्कर्स की डिमांड्स भी बढ़ेगी कि अब उन्हें भी काम चाहिए, अब हमें थोड़ी ज़्यादा सैलरी दी जाए. अब वर्कर्स की भी डिमांड बढ़ने लगी. रेलवेज़ एक्सपेंडेड, रेलवेज़ भी स्टार्ट हुए एंड इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन अकर्ड. इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन यानी जब इंडस्ट्रीज़ में कुछ चेंजेस आते हैं, कुछ फाइट्स होते हैं, उस सब को हम कहते हैं इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन. इंडस्ट्रियलाइजेशन ब्रॉट मैन, women एंड चिल्ड्रन टू फैक्ट्रीज. इंडस्ट्रियलाइजेशन की वजह से फैक्ट्रीज अब इतनी सारी बिल्ड हो रही है, तो इसके लिए वर्कर्स की भी ज़रूरत पड़ेगी, जिसके कारण मैन, वेमेन, चिल्ड्रन सभी फैक्ट्रीज में चले गए काम करने के लिए. वर्क आवर्स वर ऑफन लॉन्ग एंड वेजेस वर पुअर. अब देखिए, वर्कर्स की कोई लिमिटेड टाइम नहीं था कि आपको 8-9 घंटे काम करना है. उनसे 12-12 घंटे भी काम करवाया जाता था, और वो भी बहुत कम वेजेस में, सिर्फ 200-300 रुपये तक. अनएम्प्लॉयमेंट वॉज कॉमन पर्टिकुलरली ड्यूरिंग टाइम्स ऑफ लो डिमांड फॉर इंडस्ट्रियल गुड्स. अब कुछ ऐसे टाइम्स भी आते थे जैसे कि कॉटन फैक्ट्री, और कॉटन की डिमांड काफ़ी कम हो जाती है, तो अनएम्प्लॉयमेंट स्टार्ट हो जाता है, क्योंकि जो फैक्ट्री ऑनर्स है वो वर्कर्स को जॉब से निकाल देते थे ड्यू टू लो डिमांड ऑफ गुड्स. तो इसके कारण अनएम्प्लॉयमेंट भी बहुत कॉमन हो गया. हाउसिंग एंड सैनिटेशन वर प्रॉब्लम सिंस टाउन्स वर ग्रोइंग रैपिडली. अब देखिए, सिटीज़, टाउन्स ये बढ़ते जा रहे थे, और इसके कारण हाउसिंग और सैनिटेशन की प्रॉब्लम हो रही थी. लोगों के पास रहने के लिए अच्छे से घर नहीं थे. लिबरल्स एंड रेडिकल्स सर्च्ड फॉर सॉल्यूशन टू दीज इश्यूज़. अब लिबरल्स और रेडिकल्स तो हमेशा से चाहते कि सोसाइटी में चेंजेस आए, तो इसमें सिर्फ अभी लिबरल्स और रेडिकल्स के बारे में ही हम बात करेंगे. वो दोनों चाहते थे कि सोसाइटी में जो चेंजेस आते हैं वो आए, एंड वो ये भी सोच रहे थे अब हाउसिंग एंड सैनिटेशन की प्रॉब्लम से कैसे डील किया जाए. इधर ये देखिए, सफ्रेगेट मूवमेंट की डेफिनेशन लिखी है. अ मूवमेंट टू गिव विमेन द राइट टू वोट. नेक्स्ट है, ऑलमोस्ट ऑल इंडस्ट्रीज वर द प्रॉपर्टी ऑफ इंडिविजुअल्स. Liberals and radicals themselves were often property owners and employers. अब देखिए, इंडस्ट्रीज़ थी जो वो इंडिविजुअल्स की प्राइवेट प्रॉपर्टी थी. अब देखिए, अभी के टाइम पे क्या होता है, एक इंडस्ट्री को स्टार्ट करने के लिए बहुत सारे ग्रुप साथ में, ऑर्गेनाइजेशन साथ में आती है उसे सेटअप करने के लिए. बट उस टाइम पे एक इंडस्ट्री थी, वो किसी 2-3 या फिर सिर्फ एक इंडिविजुअल की प्राइवेट प्रॉपर्टी होती थी, जिसके कारण वो जितना भी प्रॉफिट होता था वो अपने पास रख लेता था एंड वर्कर्स को प्रॉफिट नहीं देता था. लिबरल्स एंड रेडिकल्स देमसेल्व्स वर ऑफन प्रॉपर्टी ओनर्स एंड एम्प्लॉयर्स. अब जो इंडस्ट्री के जो
ये ओनर्स थे ये ज़्यादातर लिबरल्स एंड रेडिकल्स ही होते थे. Having made their wealth through trade or industrial ventures, they felt that such efforts should be encouraged, that its benefit would be achieved if the workforce in the economy was healthy and citizens were educated. Having made their wealth through trade और industrial ventures, अब liberals और radicals जो property owners थे इन्होंने अपनी इंडस्ट्री से काफ़ी वेल्थ इकट्ठी कर ली थी. They felt that such efforts should be encouraged, that its benefit would be achieved if the workforce in the economy was healthy and citizens were educated. अब वो सोचते थे कि कोई इंडस्ट्री तभी फ्लरिश कर सकती है जब उसकी वर्कफोर्स यानी कि उसके वर्कर्स है वो हेल्दी है एंड सिटीजन्स वर एजुकेटेड और एजुकेटेड है. Opposed to the privileges the old aristocracy had by birth, they firmly believed in the value of individual effort, labor and enterprise. अब liberals radicals सोचते थे कि जो ओल्ड एरिस्टोक्रेसी यानी जो हाई क्लास है उनका मानना है कि जो भी राइट्स हैं वो उनको मिलने चाहिए क्योंकि वो जन्म से ही रिच पैदा हुए हैं. तो एरिस्टोक्रेसी बर्थ से ही उनको सारे राइट्स देते थे कि उनको टैक्स नहीं देना है एंड जितना भी प्रॉफिट है वो उनको मिलेगा. तो लिबरल्स रेडिकल्स इसके भी खिलाफ थे. वो सोचते थे कि इंडिविजुअल एफर्ट है सबको अपनी मेहनत का खाना चाहिए सबको अपनी मेहनत पर ही निर्भर रहना चाहिए लेबर एंड एंटरप्राइज. If freedom of individual was ensured, if poor could labor and those with capital could operate without restraint, they believed that societies would develop. अब ये सोचते थे कि सोसाइटी तभी डेवलप हो सकती है जब सभी इंडिविजुअल्स को फ्रीडम मिले, लेबर की वैल्यू हो, जो पुअर है उनकी वैल्यू हो एंड जिनके पास कैपिटल है वो किसी और की मदद के बिना अपना खुद का कुछ स्टार्ट कर सकते हैं एंड दूसरों की हेल्प करें. दे बिलीव दैट सोसाइटीज़ वुड डेवलप. और वो सोचते थे कि इन तरीक़ों से सोसाइटी ज़रूर डेवलप होगी. मैनी वर्किंग मैन एंड women who wanted changes in the world rallied around liberals and radical groups and parties in the early 19th century. अब देखिए बहुत सारे वर्किंग मैन एंड women जिनको चेंजेस चाहिए थे सोसाइटी में वो सोचते थे कि लिबरल्स एंड रेडिकल्स हमारी मदद कर सकते हैं. तो वो लिबरल्स एंड रेडिकल ग्रुप्स के आगे पीछे घूमते रहते थे कि हमारी मदद करिए हमें सैलरी कम मिलती है हमें सैलरी का कुछ करिए एंड हमें अनएम्प्लॉयमेंट हो गया इसका भी कुछ इलाज करिए. एंड द पार्टीज इन द अर्ली 19th सेंचुरी. तो वेमेन एंड वर्किंग मैन ये सभी लिबरल्स एंड रेडिकल ग्रुप्स के साथ ही थे. सम नेशनलिस्ट liberals and radicals wanted revolutions to put an end to the kind of governments established in Europe in 1815. देखिए अब कुछ नेशनलिस्ट होते हैं जो नेशन के बारे में अच्छा सोचते हैं जो नेशन के लिए कुछ करना चाहते हैं. लिबरल्स एंड रेडिकल्स वांटेड रेवोल्यूशंस टू पुट एन एंड टू द काइंड ऑफ गवर्नमेंट्स एस्टैब्लिश्ड इन यूरोप इन 1815. अब लिबरल्स एंड रेडिकल्स चाहते थे और कुछ नेशनलिस्ट भी चाहते थे कि कुछ रेवोल्यूशन हो जिससे यूरोप में जो भी गवर्नमेंट है यानी जो डायनेस्टिक रूलर्स है ये जो गवर्नमेंट्स है ये जल्दी से ख़त्म हो. इन फ्रांस इटली रशिया एंड जर्मनी दे बिकेम रेवोल्यूशनरीज एंड वर्क टू ओवरथ्रो एग्जिस्टिंग मोनार्च. अब नेशनलिस्ट लिबरल्स रेडिकल्स ये सब रेवोल्यूशनरीज बने यानी जो रेवोल्यूशन स्टार्ट करते हैं रेवोल्यूशन में भाग लेते हैं वो सब होते हैं रेवोल्यूशनरीज. अब वो रेवोल्यूशनरी बने इन सभी कंट्रीज़ में. कौन से कंट्रीज़ में? फ्रांस इटली जर्मनी रशिया. इन सभी कंट्रीज़ में रेवोल्यूशन थोड़ी थोड़ी स्टार्ट होने लगी थी और वो चाहते थे कि जो मोनार्क है यानी किंग रूल है जो वो ख़त्म हो. नेशनलिस्ट टॉक्ड ऑफ रेवोल्यूशन दैट वुड क्रिएट नेशंस वेयर ऑल सिटीजन्स वुड हैव इक्वल राइट्स आफ्टर इक्वल राइट्स. सो नेशनलिस्ट चाहते थे कि रेवोल्यूशन हो जिससे जो नेशन है वो चेंज हो और सभी सिटीजन्स के अपने इक्वल राइट्स हो. आफ्टर 1815 Giuseppe Mazzini, an Italian nationalist, conspired with others to achieve this in Italy. अब इटली में भी लोग चाहते थे कि थोड़े चेंजेस आए रेवोल्यूशन हो एंड ये किसने स्टार्ट की थी? ग्युसेप्पी मज़ीनी इटालियन नेशनलिस्ट. उसने दूसरे लोगों को बताया कि इटली में भी चेंजेस आना कितना ज़रूरी है. नेशनलिस्ट एल्सवेयर इंक्लूडिंग इंडिया read his राइटिंग्स. अब ग्युसेप्पी मज़ीनी इस बारे में लिखते भी थे तो जो नेशनलिस्ट थे उनकी इन सभी बुक्स को पढ़ते थे यहाँ तक कि इंडिया में भी चेंजेस आने के बारे में लोग बात करने लगे थे. नाउ 1.3 द कमिंग ऑफ सोशलिज्म टू यूरोप.
1.3 द कमिंग ऑफ सोशलिज्म टू यूरोप। सोशलिज्म क्या होता है? सोशलिज्म वो इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल सिचुएशन होती है जहाँ पर लोग सोचते हैं, वर्कर्स के बारे में सोचते हैं कि जितना भी ज़्यादा ट्रेड में प्रॉफिट हो रहा है एंड जितना भी इंडस्ट्रीज़ में अच्छा हो रहा है, सब कुछ वर्कर्स की मेहनत की वजह से है। तो सोशलिज्म में बेसिकली वर्कर्स के बेनिफिट के बारे में सोचा जाता है। परहैप्स वन ऑफ द मोस्ट फार रीचिंग विजन्स ऑफ हाउ सोसाइटी शुड बी स्ट्रक्चर्ड was socialism. By the mid-19th century in Europe, socialism was a well-known body of ideas that attracted widespread attention. अब मिड 19th सेंचुरी तक यूरोप में सोशलिज्म वर्ड ये मेनली हर किसी को पता चल चुका था, सबके अटेंशन इस वर्ड पे थी कब सोशलिज्म आने वाला उनकी कंट्री में। सोशलिस्ट, अब सोशलिस्ट वो लोग थे जो सोशलिज्म को लाना चाहते थे कंट्री में। सोशलिस्ट वर अगेंस्ट प्राइवेट प्रॉपर्टीज़। अब सोशलिस्ट नहीं चाहते थे कि प्राइवेट प्रॉपर्टी यानी वो प्रॉपर्टी, वो लैंड जो सिर्फ एक ही इंसान को हो, क्योंकि वर्कर्स भी उसमें काम करते, तो वर्कर्स का भी पूरा हक है कि वो उसमें उनका भी राइट हो उस लैंड पे। एंड सो इट एज द रूट ऑफ ऑल सोशल इल्स ऑफ द टाइम। सोशलिस्ट सोचते थे कि प्राइवेट प्रॉपर्टी है, ये इसके अगेंस्ट थे एंड वो सोचते थे प्राइवेट प्रॉपर्टी के कारण ही जितनी भी समाज में बुरी चीज़ें फैली है, सब कुछ प्राइवेट प्रॉपर्टी के कारण है, जितनी भी फाइट्स होती है। Why individuals owned the property that gave employment by the propertied were concerned only with personal gain and not with the welfare of those who made the property productive. अब इसमें कहा गया है क्यों ऐसा क्यों होता था कि प्राइवेट प्रॉपर्टी के वो अगेंस्ट थे, इसलिए अगेंस्ट थे क्योंकि जो इंडिविजुअल्स हैं जितना भी वो एम्प्लॉयमेंट देते थे उस पर, लेकिन जितना भी प्रॉफिट आता था वो सब कुछ अपने पास रखते थे, पर्सनल गेन रखते थे, और जो उस प्रॉपर्टी को प्रोडक्टिव बनाते यानी कि वर्कर्स के वेलफेयर के बारे में वो कुछ नहीं सोचते थे। सो इफ सोसाइटी एज अ होल रादर देन सिंगल इंडिविजुअल्स कंट्रोल्ड प्रॉपर्टी, मोर अटेंशन वुड बी पेड टू कलेक्टिव सोशल इंटरेस्ट। अब सोशलिस्ट कहते हैं कि अगर कोई सोसाइटी में जो प्रॉपर्टी है वो सिंगल इंडिविजुअल कंट्रोल ना करे और सभी की वो प्राइवेट प्रॉपर्टी बनकर ना रहे, सभी की प्रॉपर्टी हो, तब उस पर ज़्यादा टेंशन दी जाएगी एंड तब उस पर ज़्यादा कलेक्टिव सोशल इंटरेस्ट या फिर कह सकते हैं तब उस पर ज़्यादा प्रॉफिट भी आ सकते हैं एंड सभी खुश भी रहेंगे। सोशलिस्ट वांटेड दिस चेंज एंड कैंपेन फॉर इट। अब सोशलिस्ट ये चेंज चाहते थे और इसके लिए कैंपेन्स रैलीज स्टार्ट करने लगे। How could a society without property operate? What would be the basis of socialist society? Socialists had different visions of the future. Some believed in the idea of cooperatives. अब सोशलिस्ट सबके अलग विजन्स थे कि कैसे होनी चाहिए सोसाइटी, लेकिन सबसे ज़्यादा बिलीव किया जाता था कोऑपरेटिव आइडियाज़ पे, यानी जो प्रॉपर्टी है वो सिर्फ एक बंदा ना उसे यूज़ करे, यानी प्राइवेट प्रॉपर्टी बनकर वो ना रहे, वो कोऑपरेटिव प्रॉपर्टी बने, यानी कि सभी की वो प्रॉपर्टी हो, सब उसमें मिलजुल कर इन्वेस्टमेंट करें। रॉबर्ट ओवन, एजेस 1771 to 1858, ये उसकी बर्थ टू डेथ है। रॉबर्ट ओवन अ लीडिंग इंग्लिश मैन्युफैक्चरर, उस टाइम का सबसे बड़ा इंग्लिश मैन्युफैक्चरर था वो रॉबर्ट ओवन, sought to build a cooperative community called New Harmony in Indiana, USA. अब रॉबर्ट ओवन था, उसको ये बात समझ आई कि जो सोशलिस्ट है वो सही कह रहे हैं, हमें कोऑपरेटिव कम्युनिटी बनानी चाहिए, और उसने अपनी कोऑपरेटिव कम्युनिटी का नाम रखा न्यू हार्मनी इन इंडियाना, USA. Other socialists felt that cooperatives could not be built on a wide scale only through individual initiative. They demanded that governments encourage cooperatives. अब कुछ सोशलिस्ट सोचते थे कि जो कोऑपरेटिव्स है ये हर जगह अपने आप बिल्ड नहीं हो सकता है, गवर्नमेंट को भी कुछ करना होगा, क्योंकि कब तक सिर्फ सोशलिस्ट, क्योंकि उस टाइम पे सोशलिस्ट ग्रुप बहुत कम थे, तो कब तक सोशलिस्ट लोगों को फोर्स करेंगे, लेकिन अगर गवर्नमेंट डिमांड करेगी कोऑपरेटिव्स की तब लोगों पर ज़्यादा इम्पैक्ट होगा, ज़्यादा गहरा प्रभाव पड़ेगा और फिर कोऑपरेटिव्स बढ़ सकते हैं। इन फ्रांस फॉर इंस्टेंस लुइस प्लैंक वांटेड द गवर्नमेंट टू एनकरेज कोऑपरेटिव्स। फ्रांस में लुइस प्लैंक चाहता था कि जो गवर्नमेंट है वो कोऑपरेटिव्स एनकरेज करे, और साथ में जो कैपिटलिस्ट एंटरप्राइज तो होता है और प्राइवेट प्रॉपर्टी है इन सभी को बंद करे। दिस कोऑपरेटिव्स वर टू बी एसोसिएशंस ऑफ पीपल। कोऑपरेटिव्स होती है एसोसिएशन ऑफ पीपल हु प्रोड्यूस्ड गुड्स टुगेदर एंड डिवाइडेड द प्रॉफिट अकॉर्डिंग टू द वर्क डन बाय मेंबर्स। तो ये है सिंपल डेफिनेशन कोऑपरेटिव्स की, जहाँ पर सभी लोग साथ में काम करते हैं और साथ में प्रॉफिट बांटते हैं।
Karl Marx 1818 to 1883. Karl Marx was a philosopher and Friedrich Engels added other ideas to this body of argument. Marx argued that industrial society was capitalist. Now, अब आप सोच रहे हो कि बहुत टाइम से कैपिटलिस्ट होते क्या है, तो नेक्स्ट लाइन देखते हैं. कैपिटलिस्ट ओन्ड द कैपिटल इन्वेस्टमेंट इन फैक्ट्रीज एंड द प्रॉफिट ऑफ कैपिटलिस्ट वॉज प्रोड्यूस्ड बाय द वर्कर्स. अब कैपिटलिस्ट है जो फैक्ट्रीज में वो इन्वेस्टमेंट करते थे और जितना भी प्रॉफिट आता था वो अपने पास रखते थे. द कंडीशंस ऑफ वर्कर्स कुड नॉट इम्प्रूव एज लॉन्ग एज दिस प्रॉफिट वॉज एक्यूमुलेटेड मीन्स कलेक्टेड बाय प्राइवेट कैपिटलिस्ट. अब जो वर्कर्स उनकी कंडीशंस तब तक ठीक नहीं हो सकती है जब तक प्राइवेट कैपिटलिस्ट नहीं चले जाते हैं. वर्कर्स हैड टू ओवरथ्रो कैपिटलिज्म एंड द रूल ऑफ प्राइवेट प्रॉपर्टी. मार्क्स बिलीव्ड दैट टू free themselves from capitalist exploitation, workers had to construct radically socialist society where all property was socially controlled. अब मार्क्स चाहते थे कि कैपिटलिस्ट तब तक नहीं जाएगी जब तक वर्कर्स खुद कुछ नहीं करेंगे. वर्कर्स को भी सोसाइटी, एक ऐसी सोसाइटी कंस्ट्रक्ट करनी चाहिए जहाँ पर सारी प्रॉपर्टी सोशली कंट्रोल्ड हो, सभी की हो वो प्रॉपर्टी. दिस वुड बी अ कम्युनिस्ट सोसाइटी. और इस सोसाइटी को कहा जाएगा कम्युनिस्ट सोसाइटी जहाँ पर जो प्रॉपर्टी है वो सभी की होगी. He was convinced that workers would triumph in their conflict with capitalists. Communist society was the natural society of the future. नेक्स्ट है 1.4 सपोर्ट फॉर सोशलिज्म. तो अभी इस वीडियो में हम सिर्फ इतना ही करने वाले 1.4 तक. तो देखते 1.4 सपोर्ट फॉर सोशलिज्म. अब सोशलिज्म बढ़ने लगा, इसके लिए सपोर्ट भी आने लगे अलग अलग कंट्रीज से, पार्टीज से, जैसे SPD. बाय द 1870s सोशलिस्ट आइडियाज स्प्रेड थ्रू यूरोप. अब सोशलिस्ट के जो आइडियाज़ थे वर्कर राइट्स के लिए ये पूरे यूरोप में फैल गए. टू कोऑर्डिनेट देयर एफर्ट्स सोशलिस्ट फॉर्म्ड एन इंटरनेशनल बॉडी नेमली द सेकेंड इंटरनेशनल. अब सोशलिस्ट सोचने लगे कि अब हर कंट्री में सोशलिस्ट ग्रुप बनने लगे, तो उन्होंने अपनी इस पूरी इंटरनेशनल बॉडी का नाम रख दिया सेकेंड इंटरनेशनल. Workers in England and Germany began forming associations to fight for better living and working conditions. अब जो इंग्लैंड एंड जर्मनी वर्कर्स हैं उन्होंने भी अपने एसोसिएशंस फॉर्म किए एंड दे बिगेन फाइटिंग फॉर देयर वर्किंग कंडीशंस. दे सेट अप फंड्स टू हेल्प मेंबर्स इन टाइम्स ऑफ डिस्ट्रेस एंड डिमांडेड अ रिडक्शन ऑफ वर्किंग आवर्स एंड राइट टू वोट. अब वर्कर एसोसिएशंस है जो वो अपने मेट्स की भी हेल्प करने लगे, यानी कि उन वर्कर्स की जिनकी जॉब चली गई है उनकी भी वो मनी सपोर्ट देने लगे. एंड दे ऑल्सो डिमांडेड अ रिडक्शन ऑफ वर्किंग आवर्स. एंड उन्होंने ये भी डिमांड की उनकी जो वर्किंग आवर्स है वो कम होनी चाहिए और जो वेजेस है उससे थोड़ी ज़्यादा होनी चाहिए, और जो वोटिंग राइट्स है उन्हें वो भी मिलने चाहिए. इन जर्मनी दीज एसोसिएशंस वर्कड क्लोजली विद द सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी SPD and helped it win parliamentary seats. जर्मनी में ये वर्कर एसोसिएशन ने SPD पार्टी की हेल्प की और SPD पार्टी सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी की हेल्प की कि वो पार्लियामेंट्री सीट्स जीत सके. बाय 1905 सोशलिस्ट एंड ट्रेड यूनियनिस्ट फॉर्म्ड अ लेबर पार्टी इन ब्रिटेन एंड अ सोशलिस्ट पार्टी इन फ्रांस. 1905 तक सोशलिस्ट और ट्रेड यूनियनिस्ट इन सभी ने अपनी एक अलग से पार्टी फॉर्म की. उस पार्टी का नाम था लेबर पार्टी जो वर्कर राइट्स के लिए फाइट कर रही थी. कहाँ फॉर्म की? ब्रिटेन में. एंड अ सोशलिस्ट पार्टी, लेबर पार्टी फॉर्म की ब्रिटेन में, सोशलिस्ट पार्टी फॉर्म की फ्रांस में. हाउएवर टिल 1914 सोशलिस्ट नेवर सक्सीडेड इन फॉर्मिंग अ गवर्नमेंट इन यूरोप. लेकिन 1914 तक सोशलिस्ट ने इतना मेहनत की कि वो लोगों का दिल जीत सके, लेकिन उनकी अभी भी गवर्नमेंट नहीं बन पाई यूरोप में. अभी भी गवर्नमेंट्स लिबरल्स, रेडिकल्स, कंजर्वेटिव्स इन ग्रुप्स की थी. रिप्रेजेंटेड बाय स्ट्रॉन्ग फिगर्स इन पार्लियामेंट्री पॉलिटिक्स देयर आइडियाज डिड शेप लेजिस्लेशन. लेकिन उनके आइडियाज़ इतने अच्छे थे कि लेजिस्लेशन है उन्होंने लेजिस्लेशन को ही पूरा बदल दिया था. बट गवर्नमेंट्स कंटिन्यू टू बी रन बाय कंजर्वेटिव्स, लिबरल्स, रेडिकल्स. अब गवर्नमेंट में चेंजेस उनकी वजह से आ रही थी बट गवर्नमेंट उनकी फॉर्म नहीं हो रही थी. सो आज की वीडियो में इतना ही. अगली वीडियो में हम डिस्कस करेंगे पार्ट 2 द रशियन रेवोल्यूशन, हाउ डिड इट स्टार्ट. सो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें.